Today we are going to start with pricing decisions. Pricing decisions में कुछ खास अलग सा नहीं है. You have already done many questions for IPCC जहाँ पर आप prices find करते थे. You first calculated the cost, cost में profit markup add करके you found out the prices. यहाँ पर भी वही चीज़ें करनी है. You have studied many strategies जो हम pricing के लिए use करते हैं, like penetration policy, skimming policy, देन कॉस्ट प्लस प्राइसिंग आपने पढ़ा हुआ है. इसके अलावा भी कई अलग अलग तरह के मेथड्स हो सकते हैं जिनसे हम प्राइसिंग कर सकते हैं. वेरिएबल कॉस्ट प्राइसिंग, कॉम्पिटिटर्स प्राइसिंग, सील्ड बिड प्राइसिंग, डिफरेंशियल प्राइसिंग एंड मेनी मोर. मैनेजमेंट खुद अपनी कोई नई पॉलिसी निकाल सकता है प्राइसिंग करने के लिए, डिपेंडिंग ऑन हिज ओन क्रिएटिविटी. जितना ज़्यादा आप अपना दिमाग लगाओगे, जितनी क्रिएटिविटी अप्लाई करोगे, उतने बेटर तरीके से आप नए इनोवेशंस लाके अपने कॉम्पिटिटर्स को एज दे सकते हो. सो देयर इज़ नो फिक्स रूल कि प्राइसिंग ऐसे ही करनी है हमेशा. इट डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट ऑफ द मार्केट, कैसा मार्केट में डिमांड है, हमारे कॉम्पिटिटर्स किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, एंड इट डिपेंड्स ऑन द इंटरनल मैनेजमेंट पॉलिसीज़, हमें किस तरह से प्राइसिंग करनी है. सो यू ऑलरेडी नो व्हाट इज़ पेनिट्रेशन पॉलिसी. जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, एट दैट टाइम हम उस अपने प्राइसेस को बहुत लो रखते हैं. क्यों लो रखते हैं? सो दैट वी कैन क्रिएट अवर डिमांड, वी कैन स्टिमुलेट द डिमांड इन द पब्लिक. लोग हमारे प्रोडक्ट को ईजिली एक्सेप्ट कर लें. महंगा रखेंगे तो शायद लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे इनिशियली, बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी ब्रांड नेम और एनी गुडविल. सो जस्ट टू क्रिएट दैट डिमांड हम लोग इनिशियली प्राइसेस बहुत लो रखते हैं. फिर धीरे धीरे करके जैसे हमारा मार्केट एस्टैब्लिश होता जाता है, हम प्राइसेस को बढ़ाते जाते हैं. दैट इज़ पेनिट्रेशन पॉलिसी. बट पेनिट्रेशन पॉलिसी में कंपलसरी ये है कि वी शुड बी एबल टू प्रोड्यूस इन मास. इतनी हमारे पास फैसिलिटीज़ होना चाहिए कि अगर ज़रूरत पड़े तो हम बल्क में प्रोडक्शन कर सकते हैं. अगर हम बल्क में प्रोडक्शन नहीं कर पाए, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, डिमांड तो बहुत सारी आ गई क्योंकि प्राइसेस कम है, तो हो सकता है अगर प्रोडक्ट अच्छा निकला तो डिमांड अचानक से बहुत आ जाएगी. इन दैट केस आपकी डिमांड अनफुलफिल्ड रह जाएगी और वो आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा आपके प्रोडक्ट के लिए. शुरुआत में ही आप अपनी डिमांड को फुलफिल अगर नहीं कर पाए. सो इट्स अ कंडीशन कि मास प्रोडक्शन करने में आप केपेबल होने चाहिए. जनरली अगर आपको मास में परचेजेस करने पे कोई बल्क डिस्काउंट्स वगैरह मिलते हैं, बहुत ज़्यादा आप सेविंग्स कर पाते हो, इन दैट केस वी गो फॉर पेनिट्रेशन पॉलिसी. प्लस देयर इज़ कंपटीशन, ह्यूज कंपटीशन है तो डेफिनेटली हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं दे आर प्राइस इलास्टिक हैं. वो प्राइस के चेंज होते ही डिमांड में चेंज आ जाएगा. तो हम अपने प्राइसेस को भी कॉम्पिटिटिव रखने की कोशिश करेंगे. एज लो एज पॉसिबल वी विल ट्राई टू कीप अवर प्राइसेस सो दैट हम केटर कर सकें पब्लिक को, कॉम्पिटिटर्स की जगह लोग हमारा प्रोडक्ट खरीदें. सो वेरेवर देयर इज़ कॉम्पिटिशन, वेरेवर वी हैव बल्क में परचेज करने या बल्क में प्रोडक्शन करने में वी हैव गुड अमाउंट ऑफ सेविंग्स, इन ऑल दीज केसेस वी गो फॉर पेनिट्रेशन पॉलिसी. देन इज स्किमिंग. स्किमिंग भी आप लोग पढ़ चुके हो. स्किमिंग इज जस्ट कीपिंग योर प्राइसेस हाई. हमने लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में भी पढ़ा है. इनिशियल स्टेजेस में या इंट्रोडक्शन स्टेज में ईदर यू कैन अडॉप्ट पेनिट्रेशन और यू कैन अडॉप्ट स्किमिंग. आप अपने प्राइसेस पे प्रीमियम चार्ज कर सकते हो. व्हेन यू हैव समथिंग न्यू, आपका कोई नया कॉन्सेप्ट है, आप उस कॉन्सेप्ट के लिए प्रीमियम ले सकते हो. इफ़ यू डू नॉट हैव गुड इनफ प्रोडक्शन फैसिलिटीज़, आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते, सो यू शुड गो फॉर स्किमिंग. सो दैट स्किमिंग में केवल लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स हु आर प्राइस इन इलास्टिक,
जो हायर लेवल के कस्टमर्स हैं जिनको प्राइस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दे ओनली नीड द प्रोडक्ट, वो लोग ही आपके पास आएंगे। एंड ग्रेजुअली उन लोगों के बीच में जैसे एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम अपने प्राइसेस रिड्यूस करके अपनी मार्केट शेयर को बढ़ाते जाएंगे और ग्रेजुअली धीरे धीरे करके हमारा प्रोडक्शन स्केल भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ा सकते हैं। क्लियर है? सो इनिशियली जब भी हम कुछ लॉन्च करते हैं प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रमोशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। सो इफ़ वी आर गोइंग फॉर स्किमिंग पॉलिसी, हम शुरुआत में ही उन सब चीज़ों के लिए प्रीमियम चार्ज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमने हाई कॉस्ट इनकर किए हैं तो हम हाई कस्टमर से भी चार्ज करते हैं। फिर धीरे धीरे करके जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है, डिमांड बढ़ती है, क्वांटिटी प्रोड्यूस बढ़ती है, वी गेट इकोनॉमीज ऑफ स्केल, धीरे धीरे हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने लगता है। जैसे जैसे ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है हम भी अपना इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के रिडक्शन का बेनिफिट कस्टमर्स को पास ऑन करते हैं। तो ग्रेजुअली वी विल रिड्यूस प्राइसेस इन स्किमिंग पॉलिसी। ओके, देन इज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मतलब आपका जितना भी फुल कॉस्ट लगता है, वॉट एवर कॉस्ट यू आर इनकरिंग, उसमें अपना मार्जिन ऐड कर लो। कॉस्ट प्लस मार्जिन, जो भी आपका कॉस्ट लग रहा है फॉर एनी पर्टिकुलर जॉब, फॉर एनी पर्टिकुलर प्रोडक्शन, उतने कॉस्ट पे आप अपना प्रॉफिट मार्कअप ऐड करो, मार्जिन ऐड करो, यू विल गेट दी प्राइसेस, सेलिंग प्राइस आपको मिल जाएगा। देन इज वेरिएबल कॉस्ट प्राइसिंग। सो इनिशियली व्हेन वी स्टार्ट विद अ न्यू प्रोडक्ट और वी स्टार्ट इन अ न्यू मार्केट, हमें अपनी डिमांड क्रिएट करनी होती है। जब डिमांड क्रिएट करनी होगी तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि वी विल बी एबल टू रिकवर ऑल अवर कॉस्ट। लाइक इफ सपोज वी हैव जस्ट स्टार्टेड विद क्लासेस, हमने सिर्फ क्लासेस अभी स्टार्ट ही किया है, नया नया लॉन्च किया है। सो नया लॉन्च किया है तो डेफिनेटली वी विल नॉट गेट मच ऑफ स्टूडेंट्स। मान लो केवल 2 ही स्टूडेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, ओनली 2 स्टूडेंट्स, बट कॉस्ट तो हमें पूरा इनकर करना है। सब कुछ मिला के अगर आप इन 2 स्टूडेंट्स का देखोगे तो पूरे इंटायर बैच में हमें कॉस्ट इनकर करना पड़ता है से 50,000, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टेशनरी, ये वो सब कुछ मिला के 50,000 वी आर इनकरिंग फॉर दीज 2 स्टूडेंट्स। इसका मतलब आपको एक स्टूडेंट से 25,000 चार्ज करना चाहिए इफ़ यू गो फॉर फुल कॉस्ट प्राइसिंग। अगर आप नो प्रॉफिट नो लॉस भी चाहते हो तो भी एक स्टूडेंट पे 25 चार्ज करोगे, बट यू ऑल नो 25,000 कहीं भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का रेट नहीं है। कोई आएगा क्या 25 वी आर चार्जिंग? नहीं आएगा। एट मैक्स हम वो चार्ज कर सकते हैं जो हमारे कॉम्पिटिटर्स चार्ज कर रहे हैं, उससे ज़्यादा वी कैन नॉट चार्ज। सो इनिशियली जब आप बिजनेस लॉन्च कर रहे हो, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, डू नॉट एक्सपेक्ट योर सेल्फ टू रिकवर ऑल दी फिक्स्ड कॉस्ट। यू शुड ओनली टारगेट टू द रिकवरी ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। जो वेरिएबल कॉस्ट हम इनकर कर रहे हैं, ये तो टोटल कॉस्ट हो गए 50,000। अगर मैं बोलूँ कि हर एक स्टूडेंट के ऊपर मुझे नोट्स वगैरह का जो वेरिएबल कॉस्ट इनकर करना पड़ रहा है, दैट अमाउंट्स टू से 5,000। जो भी स्टेशनरी वगैरह मुझे पर स्टूडेंट पड़ती है, दैट इज़ 5,000। अब अगर कोई बच्चा मुझे आके बोल रहा है हम आपको सिर्फ 4,000 रुपीज़ ही देंगे फीस का, शुड आई एक्सेप्ट? एडमिट करना चाहिए? नहीं, मुझे उल्टा नुकसान हो रहा है। उसके आने की वजह से ऐसा नहीं है कि मेरे जो ऑलरेडी कमिटेड कॉस्ट हैं, जो फिक्स्ड कॉस्ट है, उनकी कुछ रिकवरी हो पा रही है, वो नहीं होगी तो चलेगा, बल्कि उसके आने की वजह से मैं 5,000 रुपये और स्पेंड कर रही हूँ और वो मुझे सिर्फ 4,000 ही दे रहा है। तो एटलीस्ट वेरिएबल कॉस्ट की तो रिकवरी हमेशा होनी चाहिए, करेक्ट? तो जब भी हम नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, वी से दैट द मिनिमम सेलिंग प्राइस विच वी शुड चार्ज इज वेरिएबल कॉस्ट। इतना तो कम से कम रिकवर हो ही जाना चाहिए। वो भी अगर रिकवर नहीं हुआ, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग बिजनेस। ओके, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस जहाँ पर हम ये भी बोलते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट भी अगर रिकवर नहीं हो तो भी चलेगा, जितना मिल रहा है उससे कम भी मिल रहा है तो भी ठीक है। What are these exceptions? Suppose we have perishable goods. मेरे पास रसगुल्ले पड़े हुए हैं, कितने दिन तक अपने पास रख सकती हूँ उसका स्टॉक? ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, उससे ज़्यादा तो स्टॉक में होल्ड नहीं कर सकती। अगर मुझे कस्टमर्स नहीं मिल रहे हैं, मान लो वो रसगुल्ले बनाने में वेरिएबल कॉस्ट ही लगा है मुझे 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ में मुझे कस्टमर ही नहीं मिल रहा है जो 100 रुपीज़ में ख़रीद रहा है, उनको अपने पास ही पड़े रह के ख़राब होने देने से तो बेटर है कि 80 रुपीज़ में भी अगर कोई ख़रीद रहा है तो उसे बेच दूँ, 20 रुपीज़ का ही लॉस होगा।
मेरे ही पास पड़े रहेंगे तो पूरे 100 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा। सो व्हेन वी हैव पेरिशेबल गुड्स बिल्कुल ख़राब ही होने वाले हैं। इन दैट केस अगर वेरिएबल से कम भी मिलता है एक्सेप्ट कर लो, जितना मिलता है उतने में बेच दो। सिमिलरली वी हैव डिफेक्टिव गुड्स बनाने में आप कॉस्ट तो पूरा इनकर करते हो, पूरा कॉस्ट इनकर होता है, आखिरी में पता चलता है दे आर डिफेक्टिव्स। तो डिफेक्टिव है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम अपने ही पास रखें। सेल लगाओ, कुछ भी करो और इन गुड्स को निकालो। सेल्स इसीलिए लगती है व्हेनेवर देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ डिफेक्ट या फिर प्रोडक्ट बहुत पुराना हो जाए तो कोई सेंस नहीं बनता उसको अपने पास ही स्टॉक में रखने से, वो बिकने वाला ही नहीं है। जब 3-4 साल से वो नहीं बिका है तो आगे भी बहुत कम चांसेस है कि वो बिकेगा। उसकी केयरिंग करने में आपका ज़्यादा कॉस्ट लग रहा है, उसकी लाइफ आपकी शेल्फ में ही ख़त्म हो जा रही है। सो इट्स बेटर 50-60% डिस्काउंट में भी अगर जाता है तो जाने दो। सो देर आर सर्टेन केसेस जहाँ पर अगर हमें वेरिएबल कॉस्ट से कम भी बेचना पड़े। सिमिलरली दिस कॉम्पिटिशन, आपके कॉम्पिटिटर है, नया कोई बिजनेसमैन आया है जो ग्रो कर रहा है, यू आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन टू द बिजनेस, तो आपके पास में फंड्स वगैरह सबकी अवेलेबिलिटी है, यू हैव एन एस्टैब्लिश्ड मार्केट, बट आपको लग रहा है कि नाउ ड्यू टू दिस एंट्री ऑफ अ न्यू कॉम्पिटिटर आपका मार्केट शेयर जा रहा है। वो नया है, वो अपने प्राइसेस को बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास ऑलरेडी फंड्स की लिमिटेशन ही होगी, बिकॉज ही इज़ न्यू इनटू बिजनेस, उसका डिमांड ऑलरेडी एस्टैब्लिश नहीं है। बट आपकी तो है ना, यू कैन बियर सम लॉसेस। आप 6-8 महीने अगर कुछ लॉसेस भी बियर करते हो जिसकी वजह से फ्यूचर में आपका मार्केट शेयर बना रहता है, इट्स एक्सेप्टेबल। अगेन इन दैट केस सेल एट लोअर प्राइसेस, वेरिएबल कॉस्ट से कम पे बेचो ताकि कॉम्पिटिटर अपना मार्केट शेयर नहीं बना पाए, वो मार्केट में अपना पैर नहीं रख पाए। 6-8 महीने तक आप लॉस पे बेचोगे, कॉम्पिटिटर वाइंड अप हो जाएगा क्योंकि वो इस चीज़ को सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वो ख़त्म हुआ उसके बाद अगेन यू स्टार्ट अप विथ योर ओन प्राइसेस, वापस से अपनी प्राइसिंग बढ़ा दो। सो दीज आर द केसेस जहाँ पर हम वेरिएबल कॉस्ट से कम पे भी गुड्स को सेल करते हैं, बट दीज आर एक्सेप्शनल। इन अ जनरल सेंस इफ वी से, तो हमें कॉस्ट से कम पे गुड्स को नहीं सेल करना चाहिए। एटलीस्ट वेरिएबल जितनी रिकवरी तो होनी चाहिए। फिक्स्ड रिकवर नहीं हो पाए तो चलेगा, कमिटेड कॉस्ट रिकवर नहीं हो पाए तो चलेगा, बट जो कॉस्ट हम एडिशनली इनकर कर रहे हैं ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब, कम से कम उनकी रिकवरी तो हो जानी चाहिए। दैट इज वेरिएबल कॉस्ट प्राइसिंग। देन कॉम्पिटिटर्स प्राइसिंग। कॉम्पिटिटर्स प्राइसिंग में आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट लुक एट योर कॉम्पिटिटर्स, दूसरे किस रेट पर प्रोडक्ट बेच रहे हैं वही रेट आप भी कोट कर दो, इररिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर कॉस्ट यू आर इनकरिंग, वट एवर योर कॉस्ट स्ट्रक्चर इज, वट एवर एनीथिंग इज, आपकी डिमांड सप्लाई जो भी कुछ कैसी भी हो, आपको सिर्फ कॉम्पिटिटर को फॉलो करना है। कॉम्पिटिटर जो प्राइस रखता है आप भी वही रखोगे, दैट इज कॉम्पिटिटर्स प्राइसिंग। सील्ड बिड प्राइसिंग, दिस इज यूज फॉर कोटेशंस। जब हम कोटेशंस वगैरह की बात करते हैं, सो यू ऑल मस्ट बी नोइंग, जब भी हम कोई चीज़ कोट करते हैं, व्हेनेवर वी आर कोटिंग एनीथिंग इन अ टेंडर, वी ऑलवेज ट्राई टू कोट द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट। जितना मिनिमम हम कोट करेंगे चांसेस उतने ज़्यादा होंगे कि हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। ये तो आप सभी जानते हो, बीइंग इन सीए फाइनल आई डू नॉट एक्सपेक्ट किसी को भी ये नहीं पता होगा क्यों हम मिनिमम कोट करने की कोशिश करते हैं। सो सील्ड बिड प्राइसिंग इज अगेन लाइक वेरिएबल कॉस्ट प्राइसिंग ओनली। आप जो एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर कर रहे हो फॉर दिस पर्टिकुलर ऑर्डर, सिर्फ उतना ही उस पर आप चार्ज करो प्लस योर प्रॉफिट मार्जिन, उससे ज़्यादा चार्ज मत करो। जो ऑलरेडी आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स या एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स रिकवर कर रहे हैं कॉस्ट को, जो फिक्स कॉस्ट की रिकवरी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से ही हो रही है, लेट देम बी, वो उन्हीं से ही होने दो। ये नए कॉन्ट्रैक्ट से सिर्फ जो एडिशनल चार्ज कॉस्ट आप इनकर करोगे बस उतने की ही रिकवरी आप फोकस करो। देन डिफरेंशियल प्राइसिंग। डिफरेंशियल प्राइसिंग बोलता है कि आप अलग अलग तरह से प्राइसेस चार्ज कर सकते हो बेस्ड ऑन योर कस्टमर्स, बेस्ड ऑन योर मार्केट्स, बेस्ड ऑन द टाइम। आप अलग अलग बेसिस पे, अलग अलग फैक्टर्स में अलग अलग तरह का प्राइसिंग कर सकते हो। लाइक सपोज इफ़ यू आर सेलिंग समथिंग इन कोलाबा साइड, डेफिनेटली इट विल बी इन प्रीमियम। वही चीज़ अगर हमें स्लम में बेचनी है, द सेम थिंग इफ़ वी वांट टू सेल इन अ स्लम, उसके प्राइसेस हमें रिड्यूस करने पड़ेंगे। लाइक इफ़ यू हैव एनी आइडिया, ट्री हाउस इज़ अ वेरी बिग प्ले ग्रुप चेन। ट्री हाउस के प्ले ग्रुप्स आर इन द एंटायर इंडिया, हर जगह पर है। वही
playgroups, when they are located at Colaba side or Churchgate side, so they are charging very high. Suburb में जो located है over here Malad, Kandivali, Goregaon, this Borivali side, prices थोड़े कम है. Then slums में भी इनके tree houses के they have those playgroup branches. ऐसा नहीं कि they are targeting only these mass. Even slums में भी they have their branches. वहाँ पर prices बहुत कम है. You will find जितना suburb में charge कर रहे हैं उसका 50-40% they are charging over there. So they are providing same thing, same facilities they are providing. Obviously थोड़ा difference होता होगा facilities का, but they have to maintain their brand name, तो उतना भी difference नहीं होगा. लेकिन for that thing only they are charging different rates from different customer group. जो जितना पे कर सकता है उससे उतना वो लोग चार्ज करते हैं. There is a category of customers जो जब तक ज़्यादा नहीं पे करेंगे they are not satisfied. हम अपने बच्चों को इतने सस्ते स्कूल में नहीं भेज सकते, तो उनसे प्रीमियम चार्ज करना ही है तभी वो लोग आएंगे. एंड देयर इज अनदर कैटेगरी जो सस्ता ही ढूंढेंगे, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए दे विल चार्ज लेस. दैट इज बेस्ड ऑन कस्टमर और बेस्ड ऑन प्लेसेस. यू नो व्हाट इज FOB एंड व्हाट इज CIF? सबको पता है क्या होता है आनंद? सो FOB कॉस्ट मतलब ट्रांसपोर्टेशन या फ्रेट विल बी पेड एट द अदर एंड. जो रिसीविंग एंड होगा वहाँ पे फ्रेट पे किया जाएगा. सो दिस इज द कॉस्ट विच इज एक्सक्लूडिंग दैट फ्रेट पार्ट. फ्री ऑन बोर्ड या फ्रेट ऑन बोर्ड हम बोलते हैं इसको. CIF इज कॉस्ट प्लस इंश्योरेंस प्लस फ्रेट. ओके, कॉस्ट प्लस इंश्योरेंस प्लस फ्रेट, उसको शॉर्ट में हम CIF बोलते हैं. हाँ, जो प्राइस अगर आपको बोला है CIF प्राइस इज कोटेड, तो डैट मीन्स उसमें इंश्योरेंस और फ्रेट का भी फैक्टर शामिल है. अगर बोला है द प्राइस कोटेड इज FOB, दैट मीन्स उसके अंदर अभी फ्रेट इंक्लूडेड नहीं है. इट इज एक्सक्लूडिंग दैट फ्रेट एलिमेंट. कमिंग टू क्वेश्चन. An Indian company, C Limited, an Indian company has entered into an agreement of strategic alliance with Messrs Z-Inc of USA. एक बार में तो ये क्वेश्चन पढ़ के किसी को भी नहीं समझ में आ सकता. Always, I am again repeating, make a habit of reading questions twice. क्वेश्चन पढ़ने में जितनी कंजूसी करोगे सोल्यूशन करने में उतनी प्रॉब्लम आएगी. You think that you have understood everything and you start solving. ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो आपको लगता है कि हम तो करके आए सही, बट एक्चुअली आपने उन पॉइंट पे ध्यान ही नहीं दिया. Each and every word is relevant in the question. You are in CA final. So do not blame institute कि वो मार्क्स नहीं देता है, हम तो करके आए थे उसने मार्क्स नहीं दिए. आपको पता ही नहीं चलता है आप क्या करके आ रहे हो. You think that you have done it. The time you are spending for reading question is an investment. Always remember, जितना अच्छे से question पढ़ोगे उतना properly आप उतना जल्दी आप solve कर पाओगे. Otherwise solution में बीच में अटक जाओगे. Spend time with the question. उसमें कोई wastage नहीं है. You are not wasting up time. At least 2 बार, अगर 2 लाइन का भी question है ना, read it twice. जितना छोटा question होगा उतना complicated होगा, ये याद रखना. उतने उसमें ट्रिकी पॉइंट्स हो सकते हैं. कोई एक वर्ड होगा जिसकी वजह से आप कुछ और सोच रहे हो और क्वेश्चन में पूछा कुछ और गया है. सो ऑलवेज मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग ईच एंड एवरी वर्ड फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड प्रॉपरली एंड 2 times. Okay, C Limited, an Indian company, has entered into an agreement of strategic alliance with Messrs Z-Inc of USA for the manufacture of personal computers in India. सी लिमिटेड ने Z-Inc करके कंपनी है जिसके साथ एक अलायंस किया है जिसमें वो PCs बना के बेचेंगे इंडिया में. ब्रॉडली द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट आर Z-Inc विल प्रोवाइड C विथ किट्स इन डिसमेंटल्ड कंडीशन. Z-Inc C को डिसमेंटल्ड कंडीशन में किट्स देगा. असेंबल्ड नहीं होंगे, डिसमेंटल्ड होंगे, अलग अलग करके वो सारे प्रोडक्ट्स देगा. दीज विल बी यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ PCs इन इंडिया. इंडिया में जो पर्सनल कंप्यूटर्स वो लोग बना रहे हैं उसके मैन्युफैक्चर में ये किट्स में जो भी सामान है उसको यूज़ किया जाएगा.
On a value basis, the supply in terms of FOB price will be 50% thereof. अगर आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा हो तो नीचे FOB प्राइस भी दिया हुआ है, किट्स का FOB प्राइस। बोला है जो सप्लाई जेडिंग कर रहा है उसकी वैल्यू है 50% ऑफ FOB प्राइस। जो हमारे इन किट्स का FOB प्राइस है उसके 50% पर जेडिंग हमको सप्लाई करने के लिए तैयार है। ओके। C will procure the balance of materials in India. जो मटेरियल उस किट में आए उसके अलावा भी अगर कोई मटेरियल्स चाहिए तो वो C इंडिया से ही खरीदेगा, लोकली प्रोक्योर किए जाएंगे। Z-Inc will provide C with designs and drawings in regard the materials and supplies to be procured in India. जो मटेरियल्स वगैरह उन्हें इंडिया में खरीदना है उनके लिए भी डिजाइन्स एंड ऑल विल बी गिवन बाय Z-Inc itself. Z-Inc की उसकी डिजाइन्स भी हमें प्रोवाइड करेगा। फॉर दिस C will pay Z a टेक्नोलॉजी फीस ऑफ ₹3 crores. ये जो डिजाइन्स वो देगा Z-Inc, उसके लिए C लिमिटेड, वी आर C लिमिटेड, हम उस C के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्टिंग कर रहे हैं, तो हमें Z-Inc को ₹3 crores एज टेक्नोलॉजी फीस भी पे करना है। Z-Inc will also be entitled to a royalty of 10% of the selling price of the computers fixed for sales in India as reduced by the cost of standard items procured in India and also imported kits from Z. Z-Inc रॉयल्टी भी लेगा, Z-Inc को हमें रॉयल्टी भी पे करनी है। रॉयल्टी कितनी पे करनी है? सो इट्स 10% ऑफ सेलिंग प्राइस एज रिड्यूस्ड बाय, मतलब माइनस कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड आइटम्स प्रोक्योर्ड इन इंडिया। इंडिया में जो भी हमने खरीदे उनमें जो स्टैंडर्ड आइटम्स थे उनका कॉस्ट लेस करेंगे एंड दीज इंपोर्टेड किट्स का जो भी कॉस्ट होगा वो भी लेस किया जाएगा। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड आइटम्स माइनस कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड किट्स, इन दोनों को लेस करके जो वैल्यू मिलेगा उसका 10% विल बी पेड एज रॉयल्टी टू Z-Inc. ये आया समझ में? ये पॉइंट समझ में आया? C will furnish Z detailed quarterly returns. Other information available. FOB price agreed is $510. This is the FOB price. Z इसके 50% पर ही हमें देने के लिए तैयार है। Exchange rate to be adopted is $1 47.059 rupees. आप कभी भी डॉलर में तो कॉस्टिंग या अकाउंटिंग करते नहीं हो, so you will have to convert it into INR. Note, in making the calculations, the final sum may be rounded off to the next rupee. तो राउंड ऑफ आप कर सकते हो। इंश्योरेंस एंड फ्रेट ₹500 पर इम्पोर्टेड किट, दिस इज इंश्योरेंस एंड फ्रेट। तो जो हमें कॉस्ट लग रहा है FOB का 50% इज अवर कॉस्ट प्लस दिस इंश्योरेंस एंड फ्रेट, दैट विल गिव अस द CIF वैल्यू, हो जाएगा CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। Customs duty leviable is 150% of CIF price, but as a concession, actual rate leviable has been fixed at 30% of CIF prices. CIF का वैसे तो 150% लगता है customs duty, but कुछ concession के चलते हमें लगेगा केवल 30%. Net 30% will be the customs duty. तो हमारे लिए only that 30% is relevant. The technology agreement expires with the production of 2 lakh computers. जो टेक्नोलॉजी का अग्रीमेंट है 3 crores जिसके लिए हम उन्हें पे कर रहे हैं, दैट इज फॉर 2 lakh सिस्टम्स, 2 lakh PCs के लिए वो अग्रीमेंट किया गया है। देन द कोटेड प्राइस ऑफ किट्स इंक्लूड्स अ 20% प्रॉफिट मार्जिन ऑन कॉस्ट टू Z-Inc. बोला है किट्स का जो कोटेड प्राइस है उसके अंदर Z-Inc के कॉस्ट के ऊपर 20% प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया गया है। Z-Inc हमें प्रॉफिट ऐड करके किट दे रही होगी ना, तो उसने कितना प्रॉफिट ऐड करा है? 20% ऑन इट्स कॉस्ट इट हैज एडेड। देन द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मटीरियल्स एंड सप्लाईज टू बी ऑब्टेन्ड इन इंडिया विल बी 140% ऑफ द कॉस्ट ऑफ सप्लाईज मेड बाय Z-Inc. जो मटीरियल हम इंडिया में खरीदने वाले हैं वो Z-Inc जो मटेरियल हमें सप्लाई कर रही है, जो किट सप्लाई कर रही है, उसके कॉस्ट का 140% है, कॉस्ट का, नॉट ऑफ इट्स वैल्यू। तो वैल्यू हमें दी है, FOB जो है वो वैल्यू है, उसका 50% इज द वैल्यू।
उसमें से हमें कॉस्ट वर्कआउट करना पड़ेगा और वहां से उससे हम फिर निकालेंगे इंडिया में जो मटेरियल हम खरीद रहे हैं उसका कॉस्ट कितना। आया ये समझ में? द एस्टिमेटेड ओके 48% of the value in rupees of the locally procured goods represent the cost of standard items। जो हम लोकली गुड्स खरीद रहे हैं, जो इसके पहले वाले पॉइंट में ही हमने निकाला 140% हम यहीं से इंडिया से खरीदेंगे, वो जो इंडिया से खरीद रहे हैं उसका 48% रिप्रेजेंट्स स्टैंडर्ड गुड्स। 48%। जो रॉयल्टी वाला पॉइंट था उसमें हमें 10% ऑफ सेलिंग प्राइस माइनस स्टैंडर्ड आइटम्स का परचेज, लोकल स्टैंडर्ड परचेज माइनस किट्स, वैसे करके हमें निकालना था। तो वहां पर वी विल हैव टू यूज दिस पॉइंट, स्टैंडर्ड आइटम्स का कॉस्ट निकालेंगे, उसके थ्रू हम रॉयल्टी वर्कआउट करेंगे। कॉस्ट ऑफ असेंबली एंड अदर ओवरहेड्स इन इंडिया विल बी ₹2000 per PC। Calculate the selling price of a PC in India bearing in mind that C has targeted profit of 20% to itself on selling price। C का profit percentage 20% on sales। क्वेश्चन पूरा क्लियर है? किसी भी पॉइंट में कोई डाउट इन द इंटायर क्वेश्चन? मतलब हम जो किट हमें मिल रहे हैं उनकी वैल्यू क्या, जो हमारे टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें दिया गया है कि आपको किस वैल्यू पे वो सप्लाई किए जाएंगे, तो FOB के 50% पे आपको सप्लाई किए जाएंगे। दैट इज द वैल्यू ऑफ दैट सप्लाई, अपने लिए वो कॉस्ट है। स्टार्ट करें। हमें सेलिंग प्राइस डिसाइड करना है सो दैट इट गिव्स अ मार्जिन ऑफ 20% टू C लिमिटेड। तो कॉस्ट में इफ वी एड अप द मार्जिन वी गेट द सेलिंग प्राइस। ओके, सो वील हैव टू वर्क फॉर कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज गिवन फॉर अ सिंगल PC। एक PC के ही लिए दिया हुआ है ज्यादातर इंफॉर्मेशन, देखते हैं ना। So mostly the information is given only for one, so let us also calculate things on for one PC only। सबसे पहले हमें किट का डिटेल दिया इन द फर्स्ट पॉइंट। ऑलवेज सॉल्व द क्वेश्चन पॉइंट बाय पॉइंट। बीच बीच में से जो याद आया वो लिख लिया, वैसा नहीं करना है। आधे पॉइंट्स ऐसे ही स्किप हो जाएंगे, आपको ध्यान ही नहीं रहेगा क्या हो गया क्या नहीं हो गया। अगेन एंड अगेन यू विल हैव टू रीड द क्वेश्चन। बहुत टाइम उसमें आप वेस्ट करोगे, बार बार क्वेश्चन रेफर करोगे, कौन सा हो गया कौन सा छूट गया। स्टार्ट 2 times, रीड द क्वेश्चन वंस, इट विल बी अ प्लेन रीडिंग। बिल्कुल प्लेनली आपको रीड करना है, ओनली टू आइडेंटिफाई कौन से टॉपिक में से आया हुआ है, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स इन द क्वेश्चन। सेकंड विल बी अ डिटेल्ड रीडिंग, प्रॉपरली एक एक वर्ड पे एम्फेसिस करके विथ अ पेंसिल यू हैव टू रीड, पेंसिल और पेन, जिसमें आप मार्क करते जाओगे whatever important things you are finding, कहाँ पे कौन से पॉइंट्स का लिंकेज हो रहा है, वो मार्किंग आपको करते जाना है इन द सेकेंड रीडिंग। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना यू विल स्टार्ट। देन अगेन एक एक पॉइंट से आप स्टार्ट करोगे। ऑलरेडी आप सेकेंड रीडिंग में मार्किंग्स कर चुके हो, लिंकेजेस आप फाइंड कर चुके हो, कौन सा पॉइंट किस पॉइंट से रिलेटेड है। जैसे स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटीरियल कैसे आया, वो स्टैंडर्ड कॉस्ट रॉयल्टी से रिलेटेड है। ऑल दैट यू विल हैव टू आइडेंटिफाई इन योर सेकेंड रीडिंग। थर्ड टाइम में आप सिर्फ क्वेश्चन एक एक पॉइंट करके पढ़ रहे हो, लिंकिंग्स जहां पर है। फर्स्ट पॉइंट आपने पढ़ा, जैसे यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट इज फॉर किड्स, किड्स की FOB नीचे दी हुई है, सो यूजिंग दोज पॉइंट्स आपको आंसर सॉल्व करते जाना है। एंड यू कैन इवन टिक मार्क, आप टिक मार्क करते जा सकते हो कौन कौन से पॉइंट्स कवर हो गए। जनरली आपको क्वेश्चंस आते हैं कि एक एक पॉइंट बाय पॉइंट ही आप कर सकते हो, बट यहाँ पर जैसे मेनी थिंग्स आर इंटर रिलेटेड, तो आप यहाँ पर टिकिंग भी कर सकते हो। सेम थिंग्स यू विल हैव टू फॉलो फॉर योर अकाउंट्स और SFM। कंसोलिडेशन वगैरह में भी अगर आप इतने प्रॉपरली रीड नहीं करोगे और स्टेप बाय स्टेप नहीं चलोगे अकाउंट्स में, आपको प्रॉब्लम होनी ही होनी है। बीच बीच में आप पॉइंट्स उठा के सॉल्व नहीं करोगे, गो स्टेप बाय स्टेप पॉइंट वाइज। अगर फर्स्ट पॉइंट को करने के लिए आपको 5-6 पॉइंट्स यूज करना पड़ रहे हैं,
वो यूज़ करो, पूरा का पूरा एक बार सॉल्व करो एंड टिक दोज 5th and 6th पॉइंट्स ऑल्सो, कि वो भी हो चुके हैं. देन अगेन 2nd, 3rd, 4th. ओके, सो दैट बार बार आपको क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े. या फिर अगर ऐसा है कि कोई पॉइंट आपका 3rd पॉइंट आ रहा है, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए विच विल बी कैलकुलेटेड आफ्टर 7th और 8th पॉइंट, सो लीव दैट पॉइंट और उसको मार्क करके रखो, ये भी पेंडिंग है. एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप यही याद करते रहो कि क्या है क्या नहीं. यू आर वर्किंग इन अ वेरी प्रेशराइजिंग एनवायरनमेंट. आप करते जाते हो, पीछे का सब कुछ भूलते जाते हो क्या क्या आप लिख रहे हो. सो मेक अ हैबिट ऑफ मार्किंग. अगर ऊपर का कोई पॉइंट छोड़ा है, मार्क कर दो वहाँ पे कि ये अभी बचा हुआ है, ये अभी हमें करना है. आखिरी में जाके वील सी कि कौन से पॉइंट बाकी थे, वो भी अभी हमें करना है. ओके, सबसे पहले हमें किट्स की इंफॉर्मेशन दी हुई है और बोला गया है FOB के 50% पर हम किट्स एक्वायर कर रहे हैं. तो नीचे हमें FOB दिया हुआ है, FOB इज $510 और एक्सचेंज रेट भी दिया हुआ है. सो वी कैन फाइंड प्राइस ऑफ किट्स. It will be 50% of $510 into 47.059, 12,000. ये हो गया किट्स का प्राइस. इसके बाद हमें बोला है सी से हम कुछ, सेकेंड पॉइंट में देयर इज नथिंग मटेरियल गिवन, हमें कॉस्टिंग से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, फिगर्स वगैरह कुछ नहीं दिए सेकेंड पॉइंट में. थर्ड पॉइंट में बोला है वी आर परचेजिंग डिजाइन्स एंड ड्राइंग्स और उसके लिए भी हम टेक्नोलॉजी फीस दे रहे हैं 3 करोड़. इससे रिलेटेड भी एक पॉइंट नीचे दिया हुआ है, द टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट एक्सपायर्स विद द प्रोडक्शन ऑफ 2 लाख पीसीज. तो 3 करोड़ इज बीइंग पेड फॉर 2 लाख पीसीज. आप पर पीसी कैलकुलेट कर सकते हो. ओके, डोंट राइट इट ओवर हियर, लीव सम स्पेस. क्वेश्चन पढ़ के आपको पता चलना चाहिए. यू हैव टू फाइंड कस्टम्स ड्यूटी ऑन CIF, तो आपको CIF चाहिए, ये कॉस्ट है. यू विल हैव टू ऐड इंश्योरेंस फ्रेट टू गेट CIF, उस पर कस्टम्स ऐड करोगे. ओके, बीच में कुछ भी इंक्लूड मत करो वरना दोबारा से वर्किंग नोट बना के CIF कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो लीव सम 5-6 लाइन्स एंड देन राइट दिस टेक्नोलॉजी फीस. Three crores divided by 2 lakhs, that is 150. इसके बाद है रॉयल्टी. रॉयल्टी फाइंड करने के लिए आपको चाहिए कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड गुड्स, कॉस्ट ऑफ किट्स टू Z, आपको वो सब कुछ चाहिए. तो किट्स का तो हमें मालूम है, द वैल्यू इज 12 लाख. स्टैंडर्ड आइटम्स का जो कॉस्ट है उसके लिए हमें पहले चाहिए ये 12,000 का कॉस्ट कितना पड़ रहा है Z को, फिर उससे मिलेगा लोकली प्रोक्योर्ड गुड्स, फिर उससे मिलेगा स्टैंडर्ड आइटम्स. सो लेट अस राइट नाउ लीव दैट पॉइंट, वो फिलहाल हम छोड़ते हैं. रॉयल्टी हमें बाद में कंसिडर करना है. देन क्वार्टरली रिटर्न्स इररिलेवेंट. उसके बाद जो पॉइंट दिया FOB वाला वो हमने कंसिडर कर लिया. फिर हमें इंश्योरेंस फ्रेट दिया है, दैट विल बी एडेड ओवर हियर. इंश्योरेंस एंड फ्रेट, इट्स गिवन एज 500 per kit. So we can say the CIF value is 12,500. The CIF value will be 12,500. इसके ऊपर कस्टम्स ड्यूटी लगेगी at the rate of 30%. इसका 30% will be 3750. After addition of customs duty we have 16,250. 16,250 आया हमारा नेट कॉस्ट. तो हमने दोनों पॉइंट्स कवर कर लिए, इंश्योरेंस फ्रेट एंड कस्टम्स ड्यूटी. टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. नाउ कम्स कोटेड प्राइस ऑफ किट्स इंक्लूड 20% प्रॉफिट मार्जिन ऑन कॉस्ट टू Z-Inc. Z-Inc का जो Z-Inc ने जो किट्स हमें सप्लाई किए हैं इसके अंदर 20% मार्जिन ऑन कॉस्ट शामिल है. कॉस्ट के ऊपर 20% ऐड करके उन्होंने हमें ये गुड्स 12,000 पे सप्लाई करे हैं. सो हम इससे कॉस्ट निकाल सकते हैं. 12,001 होना चाहिए. तो इधर लिखा है कि नियरेस्ट नेक्स्ट रूपीज अराउंड रखा है. इट्स इररिलेवेंट, 1 रुपए में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. व्हेन यू आर वर्किंग इन थाउजेंड्स ऑफ फिगर्स ना. हाँ, वैसे हम लोग 2 लाख का प्रोसेस करेंगे तो 2
ओके, सो लेट्स मेक इट 1. अगर आप 12,000 कर दोगे तो आगे के सारे फिगर्स इजीली कैलकुलेट हो जाएंगे. 1 लोगे तो अभी सब कुछ डेसिमल में आएगा. इधर भी आएगा, इधर भी, क्योंकि इसके बेसिस पे हम कॉस्ट फाइंड करेंगे, उसके बेसिस पे लोकली प्रोक्योर्ड आइटम, उसके बेसिस पे रॉयल्टी. एवरीथिंग विल कम इन डेसिमल्स. सो लेट्स मेक इट 1000 ओनली. कहाँ थे हम? Cost of imported kits. So we are making the first working note to calculate cost of imported kits to Z-Ink. Z-Ink को कितना कॉस्ट लग रहा है? दिस इज टू Z-Ink. Z-Ink ने 20% मार्जिन ऐड करके हमें 12,000 पे सप्लाई किया है. सो वी कैन से दिस इज 120% ऑफ देयर कॉस्ट. 9,000 और 10,000. टेन के ऊपर 20 ऐड करेंगे तो वील गेट 12,000. सो दिस विल बी द कॉस्ट टू Z-Ink. इसके बाद बोला गया है एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स एंड सप्लाईज टू बी ऑब्टेन इन इंडिया विल बी 140% ऑफ कॉस्ट ऑफ सप्लाईज मेड बाय Z-Ink. इस कॉस्ट का 140% होगा लोकल परचेज. सो वी कैन फाइंड local materials purchased 10,000 का 140% that is 14,000. ये हमारा कॉस्ट है. इसको तो हम ऑलरेडी यहाँ पर कंसिडर कर चुके हैं. हमारे लिए इसका कॉस्ट है 12,000. ये लोकली प्रोक्योर्ड गुड्स हमने और एडिशन में खरीदने हैं. सो दीज विल अगेन फॉर्म पार्ट ऑफ अवर कॉस्ट ऑफ द पीसी. यहाँ पर आएगा लोकली प्रोक्योर्ड मटीरियल्स. पर पीसी हमें 14,000 रुपीज के मटीरियल्स खरीदना है. ओके. इसके बाद है 48% ऑफ द वैल्यू इन रुपीज ऑफ लोकली प्रोक्योर्ड गुड्स रिप्रेजेंट कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड आइटम्स. इसका 48% इज कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड आइटम्स. जो हमने लोकली गुड्स खरीदे उसका 48%. सॉरी 6720. दिस इज द कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड आइटम्स. ये दोबारा आपको यहाँ पर ऐड नहीं करना है कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड आइटम. ऑलरेडी इसके अंदर वो शामिल है. जो लोकली आपने मटेरियल खरीदे उसमें से इतने स्टैंडर्ड है उसमें से. दिस इज नॉट इन एडिशन टू दैट. ये हम क्यों फाइंड कर रहे हैं? ओनली फॉर रॉयल्टी. रॉयल्टी कैलकुलेशन के लिए वी आर फाइंडिंग आउट दिस फिगर. देन कॉस्ट ऑफ असेंबली एंड अदर ओवरहेड्स इन इंडिया विल बी 2,000 पर पीसी. अदर ओवरहेड्स का कॉस्ट 2,000 लगेगा, वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा. सो हियर वील हैव अदर ओवरहेड्स 2,000 रुपीज. सारे कॉस्ट हमने कंसिडर कर लिए एक्सेप्ट फॉर रॉयल्टी. सो नाउ वील हैव टू फाइंड द रॉयल्टी. रॉयल्टी इधर वर्किंग नोट में ही हम फाइंड करते हैं. तो रॉयल्टी बोला गया है इट इज 10% ऑफ सेलिंग प्राइस. 10% ऑफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड आइटम्स. कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड आइटम्स हमने निकाल लिया 6720 माइनस जो Z-Ink से आप किट्स ले रहे हो आपको ये कॉस्ट पड़ रहा है 12,000. तो Z-Ink के किट्स की वैल्यू इज 12,000. इसका 10%. सो इट विल बी 0.1 ऑफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस 1872. ये हो गई हमारी रॉयल्टी. एनी डाउट्स इन दिस? रॉयल्टी भी हमारा कॉस्ट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा. इफ सपोज हम सेलिंग प्राइस पर यूनिट को x मान ले सो इट विल बी 0.1 ऑफ x वेयर सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज x. तो हम बोल सकते हैं रॉयल्टी इज 0.1 ऑफ x माइनस 1872. ओके.
नाउ दिस विल गिव अस द टोटल कॉस्ट। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम ऐड कर दें तो वी विल हैव टोटल कॉस्ट $30,528। दीज आर टोटल कॉस्ट। हमें फाइंड करना है सेलिंग प्राइस मतलब एक्स की वैल्यू, और हमें बोला गया है वी आर सेलिंग इट एट 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स। सेल्स के 20% प्रॉफिट पर हम बेच रहे हैं। दैट मीन्स ये जो टोटल कॉस्ट है दिस शुड बी 80% ऑफ सेल्स। ओके, सेल्स है कितना x, सेल्स इज x, सो दिस टोटल शुड बी इक्वल टू 80% ऑफ x। हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वी कैन से टोटल कॉस्ट 80% ऑफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट दैट इज 0.8x। सो दैट मीन्स वी हैव दीज टू इक्वेशंस। इसके नीचे का मैं इधर लिख रही हूँ। 0.8 of x is equal to 0.1x plus 30528. So 0.7x will be equal to 30528 and x will be equal to 30528 divided by 0.7. 43,612. Clear है? हाँ, whatever it be. आपको 2 लाख रुपीज़ पे 1 रुपये दिख रहा है आनंद। दे आर अर्निंग दिस मच ऑन 1 यूनिट। ओके, 2 लाख यूनिट्स बेचेंगे इतने वैल्यू का 43,000 का, कितनी हो जाएगी वैल्यू? उसमें इस 2 लाख मटेरियल। अब अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में जाके बोलो, ऑडिट पे जाओ और बोलो 1 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, भगा देंगे आपको। या 2 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा है तो भी भगा देंगे। उनकी बैलेंस शीट सी फिगर्स इन क्रोर्स में बनती है। ओके, सो मटीरियलिटी डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। हमारे लिए 2 लाख मटीरियल है, मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा मटीरियल है, बट इन लोगों के लिए नहीं है। लिख लो।